स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक थोड़ी अलग तरह की खोजबीन करने वाले हैं। हमारे सामने है विलियम जॉर्ज जॉर्डन की 1909 में प्रकाशित किताब द क्राउन ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी व्यक्तित्व का ताज। दिलचस्प शीर्षक है। हाँ, लेकिन यहाँ एक मजेदार मोड़ है। हमारे पास पूरी किताब नहीं है। ओहो, तो फिर क्या है? स्रोत के तौर पर गूगल बुक्स से मिली बस एक लिस्ट है उन शब्दों और वाक्यांशों की जो इस किताब में अक्सर इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, सिर्फ शब्द, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के? बिल्कुल, बस शब्द। और हाँ, एक जानकारी और है कि ये किताब न्यू थॉट आंदोलन का हिस्सा बताई गई है। न्यू थॉट, वो मन की शक्ति वाला आंदोलन। ठीक है, तो आज का हमारा मिशन कह सकते हैं एक तरह की भाषाई जासूसी है। भाषाई जासूसी मतलब क्या हम सिर्फ इन शब्दों के आधार पर इन टुकड़ों को जोड़कर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉर्डन व्यक्तित्व के ताज से क्या कहना चाहते होंगे? अच्छा, कि 1909 में वो सार्थक जीवन के लिए क्या सोचते होंगे सिर्फ शब्दों से? ये तो चुनौती भरा है। हाँ, ये कोई पूरा विश्लेषण तो नहीं हो सकता, जाहिर है, पर कोशिश करते हैं कि इन शब्दों से विचारों की एक संभावित तस्वीर बन पाए। ठीक है, दिलचस्प लग रहा है। चलिए देखते हैं ये शब्द पहेली क्या कहती है। तो सबसे पहले तो ये शीर्षक ही देखिए, व्यक्तित्व का ताज। कितना मतलब शक्तिशाली लगता है ना? हाँ, बिल्कुल भव्य सा। और सूची में हमें किंगशिप जैसा शब्द भी मिलता है, राजसी सत्ता या शासन। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई एक दमदार शुरुआत है। व्यक्तित्व का ताज, ये अपने आप में जैसे कह रहा हो कि व्यक्तित्व कोई आम चीज नहीं है। हाँ, बल्कि एक सर्वोच्च उपलब्धि है, कुछ ऐसा जिसे शायद जीतना पड़ता है, हासिल करना होता है, जैसे कोई राजा अपना ताज हासिल करता है। ओह, और किंगशिप शब्द इसी बात को और पुख्ता करता है, जैसे व्यक्ति अपने अंदर की दुनिया का, अपने चरित्र का शासक हो। हाँ, और इस शासन का आधार क्या होगा? सूची में कैरेक्टर यानी चरित्र, मॉरल यानी नैतिक, और नेचर यानी स्वभाव, ये शब्द भी प्रमुखता से दिखते हैं। सही। तो ये ताज शायद किसी बाहरी चीज का नहीं है, पद या पैसे का नहीं, बल्कि गहरे आंतरिक गुणों का, नैतिक बल का और व्यक्ति के मूल स्वभाव पर टिका हुआ है। ये एक अहम बात है और शायद यहीं पर वो न्यू थॉट वाली बात भी जुड़ती है। बिल्कुल, जैसा जिक्र हुआ कि ये किताब उस आंदोलन से जुड़ी है, और वो आंदोलन मन की शक्ति, पॉजिटिव सोच और व्यक्ति की जो अंदरूनी क्षमता है उस पर बहुत जोर देता था। हाँ, तो मतलब तो बहुत संभव है कि जॉर्डन व्यक्तित्व को एक ऐसी चीज के रूप में देख रहे थे जिसे आप कोशिश करके, अनुशासन से, नैतिक विकास से तराशते हैं, जीतते हैं। मतलब ये सिर्फ होना नहीं बल्कि बनना है। बिल्कुल, अपने जीवन का, अपने फैसलों का मालिक बनना। ये किंगशिप शायद आत्मीयंत्रण और जिम्मेदारी की मांग करती है। ठीक है, अगर हम इस शाही और नैतिक पहलू से थोड़ा आगे बढ़ें तो भावनाओं की भी एक पूरी दुनिया दिखती है इन शब्दों में। भावनाएं जैसे इमोशंस यानी भावनाएं, हार्ट यानी दिल, फिर हार्ट हंगर दिल की भूख, और सोल यानी आत्मा। ये तो काफी गहरे शब्द हैं। हाँ, ये दिखाते हैं कि जॉर्डन सिर्फ बाहरी कर्मों या नियमों तक ही नहीं थे, वो इंसान की भावनात्मक और आत्मिक गहराइयों में भी उतर रहे थे। हार्ट हंगर, दिल की भूख, ये थोड़ा अजीब सा भी है पर ध्यान खींचता है। हाँ, ये शायद सिर्फ दुनियावी चीजों की इच्छा नहीं है, हो सकता है ये किसी गहरी भावनात्मक या आध्यात्मिक संतुष्टि की तलाश हो, अर्थ की, जुड़ाव की, आत्मा की कोई गहरी प्यास शायद। और फिर इसी भावनात्मक तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जो काफी उज्जवल है। अच्छा, क्या है उसमें? जैसे चीयरफुलनेस यानी प्रसन्नता, ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद। एक शब्द टिमिज्म भी है, शायद ये ऑप्टिमिज्म का ही कोई रूप हो या टाइप हो सकता है। फिर सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, और ग्लो यानी चमक। ये सारे शब्द एक पॉजिटिव नजरिया दिखाते हैं। निश्चित रूप से सनलाइट और ग्लो, ये शायद शाब्दिक कम, रूपक ज्यादा हों। हाँ, बिल्कुल। ये अंदरूनी खुशी, सकारात्मकता या शायद उस व्यक्तित्व के ताज से मिलने वाली जो आभा होती है उसको दर्शाते होंगे। और ये फिर से न्यू थॉट से जुड़ता है। हाँ, जहां मानते थे कि आपकी सोच, आपका मानसिक नजरिया, आपकी बाहरी दुनिया को, आपके अनुभवों को शेकल देता है। सकारात्मकता सिर्फ भावना नहीं, एक रचनात्मक शक्ति है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है जॉर्डन यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ रहे थे। मतलब इसी पॉजिटिविटी के साथ साथ लिस्ट हमें जीवन की कठोर सच्चाइयों की तरफ भी ले जाती है। जैसे ग्रीफ यानी गहरा दुख, सॉरो यानी शोक, पेन यानी दर्द या पीड़ा, और डार्क वैली अंधेरी घाटी, ये शब्द भी हैं।
ये संतुलन जरूरी है। ये दिखाता है कि जॉर्डन सिर्फ आदर्शवाद में बहकर मुश्किलों को नकार नहीं रहे थे। सही बात है। डार्क वैली और सूची में कहीं वैली ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की घाटी का भी जिक्र है शायद। हाँ है। तो ये जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख के चक्र को स्वीकार करने का संकेत देता है। शायद वो ये कह रहे हो कि सच्चा मजबूत व्यक्तित्व वो ताज सिर्फ रोशनी में नहीं बनता, बल्कि दुख, दर्द और अंधेरी घाटियों से गुजरकर भी बनता है। हाँ, उनका सामना करने से, उनसे उभरने से गढ़ा जाता है। यहाँ शायद वो रेजिलियंस यानी दृढ़ता का महत्व बता रहे हो। और इसी यथार्थ के बीच एक शब्द ऐसा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा? कोकीन। कोकेन? हाँ, 1909 की किताब में। हाँ, जैसा हमने कहा, स्रोत में सिर्फ शब्द है, संदर्भ नहीं। इसका क्या मतलब निकालें? हाँ, हैं? ये आज के हिसाब से तो बहुत चौंकाने वाला है, पर हमें याद रखना होगा कि 1909 में कोकीन की स्थिति थोड़ी अलग थी। अच्छा। हाँ, कुछ दवाइयों में इस्तेमाल होता था और शायद इसे लेकर वैसा सामाजिक कलंक और गैर कानूनी दर्जा नहीं था जैसा आज है। फिर भी एक दार्शनिक या सेल्फ हेल्प जैसी किताब में इसका जिक्र थोड़ा अजीब तो है। बिल्कुल, बिना संदर्भ के हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। क्या वो इसका शाब्दिक अर्थ में प्रयोग कर रहे थे? जैसे नशे की लत या सामाजिक बुराई के उदाहरण के तौर पर, जिसका विरोध करना है। हो सकता है। या फिर ये किसी तीव्र पल भर के सुख लेकिन आखिर में विनाशकारी चीज, जैसे किसी पलायनवाद या प्रलोभन के रूपक की तरह इस्तेमाल हुआ हो। ओह, मतलब उन चुनौतियों में से एक जिनसे पार पाकर ही वो ताज मिलता है। हाँ, शायद अटकली लगा सकते हैं, पर यह शब्द सोचने पर मजबूर जरूर करता है। चलिए अब उन शब्दों की ओर बढ़ते हैं जो कर्म, संघर्ष और नैतिकता से जुड़े लगते हैं। अच्छा। यहाँ तो शब्दों की पूरी एक फौज है। एक्ट्स यानी कर्म, बैटल यानी युद्ध, ब्रेवली यानी बहादुरी से, करेज यानी साहस, ड्यूटी यानी कर्तव्य, ईविल यानी बुराई, फेथ यानी विश्वास और फाइट यानी लड़ना। ऐसा लगता है जैसे व्यक्तित्व का ताज पाने के लिए लगातार जंग लड़नी पड़ती है। बिल्कुल, ये शब्द ये निष्क्रियता के एकदम उलट हैं। ये एक सक्रिय, लगातार और शायद काफी हद तक अंदरूनी संघर्ष का सुझाव देते हैं। हाँ। व्यक्तित्व का ताज कोई तोहफा नहीं है जो बस मिल जाए। इसे साहस, करेज, कर्तव्यनिष्ठा, ड्यूटी और अटूट विश्वास, फेथ्स के साथ लड़कर बैटल फाइट जीतना पड़ता है। और ये लड़ाई किससे है? बाहरी हालात से या दोनों हो सकते हैं, बाहरी परिस्थितियों से भी और शायद अपनी अंदरूनी कमजोरियों, प्रलोभनों या नेगेटिव सोच, जिसे यहाँ ईविल कहा गया है, उसके खिलाफ एक नैतिक लड़ाई भी। और इसी लड़ाई के लिए जरूरी हथियारों का भी जिक्र है। स्ट्रेंथ यानी शक्ति और स्ट्रगल यानी संघर्ष। साथ ही जस्टिस यानी न्याय और इनजस्टिस यानी अन्याय, ये शब्द भी है। तो ये लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं बल्कि न्याय अन्याय के बड़े सवालों से भी जुड़ी है। लगता तो यही है। स्ट्रेंथ और स्ट्रगल दिखाते हैं कि ये आसान नहीं है, इसमें ताकत और कोशिश लगती है। और जस्टिस और इनजस्टिस इसे एक नैतिक दिशा देते हैं। हाँ, शायद ये न्याय के लिए खड़े होने और अन्याय का विरोध करने का संघर्ष है। और हाँ, विक्टोरिया क्रॉस का भी उल्लेख है। वो ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। इसका यहाँ होना क्या दिखाता है? विक्टोरिया क्रॉस, हाँ, ये परम साहस, आत्म बलिदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। तो ये इस बात को और मजबूत करता है कि व्यक्तित्व की राह वीरता की मांग करती है। हाँ, शायद नैतिक सिद्धांतों के लिए खड़े होने की वीरता, उस तरह का साहस। और इसी संघर्ष के बीच हमें ट्रू लिविंग यानी सच्चा जीवन और ट्रूथ यानी सत्य, ये शब्द भी मिलते हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ टिके रहने की नहीं है, बल्कि सच्चाई और एक प्रामाणिक, सार्थक जीवन जीने के लिए है। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये सिर्फ बाहरी सफलता या समाज के हिसाब से जीना नहीं, बल्कि अपने अंदर के सच और नैतिक मूल्यों के हिसाब से सच्चा जीवन जीना है। और फिर जज यानी न्यायाधीश या निर्णय करना, और जजमेंट यानी निर्णय या फैसला, ये शब्द भी है। ये दिलचस्प है। हाँ, ये आत्ममूल्यांकन की ओर इशारा कर सकता है। अपने कर्मों की लगातार समीक्षा करना, या फिर समाज के निर्णयों का सामना करना। वो भी हो सकता है। समाज जो जजमेंट पास करता है उसका सामना करना और उससे विचलित ना होना। व्यक्ति को अपने कर्मों और चुनावों के लिए जवाबदेह होना पड़ता है, अपने प्रति भी, समाज के प्रति भी। ये सब मिलकर एक बहुत ही सक्रिय और नैतिक रूप से जिम्मेदार जीवन की तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। अब कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो नजरिए, समय और बदलाव के बारे में लगते हैं। ठीक है। जैसे एक वाक्यांश है डेड पास्ट,
मृत अतीत। और एक और है फॉरगेट द इक्विटी। ये थोड़ा अजीब है, इसका क्या मतलब हो सकता है? पुरानी नाइंसाफियों या हिसाब किताब को भूल जाना। डेड पास्ट का संदेश तो साफ लगता है, अतीत को पीछे छोड़ो, उसे आज पर हावी मत होने दो। हाँ। फॉरगेट द इक्विटी, ये थोड़ा रहस्यमय है क्योंकि हमें संदर्भ नहीं पता। इक्विटी के कई मतलब हो सकते हैं, निष्पक्षता, न्याय, हिस्सेदारी। हाँ। अगर इसे डेड पास्ट के साथ देखें तो शायद जॉर्डन कह रहे थे कि अतीत में हुई नाइंसाफियों या कौन सही था कौन गलत, इन हिसाब किताब में उलझे रहने से बेहतर है आगे बढ़ना। अच्छा, मतलब पुरानी शिकायतों या कड़वाहट को छोड़ना ताकि आज और कल पर ध्यान दे सकें। हाँ, शायद यही, अतीत से मुक्ति पर जोर। ये व्याख्या डेड पास्ट के साथ जुड़ती है और फिर लिस्ट में मेमोरी यानी याददाश्त और मिस्टेक्स यानी गलतियां। तो शायद अतीत को पूरी तरह मिटाना नहीं, बल्कि उससे सीखना, गलतियों को मानना और यादों को बोझ बनाने के बजाय सबक की तरह देखना। संभवतः यही, अतीत को भूलो नहीं पर उसके कैदी मत बनो। और इसके उलट वर्तमान और भविष्य पर कितना जोर है। टुडे यानी आज का दिन, ये शब्द बार बार आता है। हाँ। फिर पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, और पर्पस, उद्देश्य। ये एक साफ संदेश है कि वर्तमान में जियो और भविष्य की ओर देखो। बिल्कुल, एक सक्रिय, वर्तमान केंद्रित और भविष्य की ओर देखने वाला जीवन। और सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक है ट्रांसफॉर्म, यानी रूपांतरण, बदल जाना। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। ये दिखाता है कि व्यक्ति सिर्फ अतीत का नतीजा या हालात का शिकार नहीं है, उसमें बदलने और विकसित होने की क्षमता है। बिल्कुल, ये उन पॉजिटिव शब्दों से भी जुड़ता है जिनका जिक्र हुआ था, ऑप्टिमिज्म, चीयरफुलनेस। हाँ। ये पूरी तस्वीर को एक साथ लाता है। अतीत से सीखो, मेमोरी, मिस्टेक्स, पर उसमें अटके मत रहो। डेड पास्ट, फॉरगेट द इक्विटी, पूरी तरह से आज में जियो, टुडे। भविष्य की संभावनाओं को आशावाद से देखो, जीवन में एक उद्देश्य रखो और यकीन रखो कि तुम खुद को बदल सकते हो, ट्रांसफॉर्म। हाँ, ये व्यक्तिगत विकास, आत्म सुधार और अपनी किस्मत अपने हाथों में लेने का एक बहुत मजबूत संदेश है, और ये न्यू थॉट आंदोलन की मूल भावना से पूरी तरह मेल खाता है। तो अगर हम इस भाषाई जासूसी के आखिर में इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं, किनशिप, कैरेक्टर से लेकर हार्ट हंगर, डार्क वैली तक, बैटल, करेज से होते हुए डेड पास्ट, टुडे और ट्रांसफॉर्म तक, तो इन शब्दों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर विलियम जॉर्ज जॉर्डन की द क्राउन ऑफ इंडिविजुअलिटी कैसी तस्वीर पेश करती हुई लगती है? इन बिखरे हुए शब्दों से जो एक संभावित तस्वीर उभरती है वो ये है कि जॉर्डन के लिए व्यक्तित्व कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक गतिशील, नैतिक और संघर्ष से भरी यात्रा है। ये सिर्फ जन्म से मिले गुण नहीं, बल्कि एक उपलब्धि है, एक ताज है जिसे कमाना पड़ता है। हाँ, जैसे अंदरूनी शक्ति, नैतिक चरित्र, कैरेक्टर, मॉरल, साहस, करेज और लगातार संघर्ष, बैटल, स्ट्रगल से कमाना पड़ता है। इसमें सुख दुख दोनों शामिल हैं। बिल्कुल, जीवन के सुख, सनलाइट, चीयरफुलनेस, और दुख, ग्रीफ, डार्क वैली, दोनों को स्वीकार करना, अतीत से सीखकर वर्तमान में जीना, भविष्य के लिए आशावादी रहना। हाँ, भविष्य की संभावनाओं की पॉसिबिलिटीज के प्रति आशावादी रहना, एक उद्देश्य रखना और खुद को बदलने, ट्रांसफॉर्म की क्षमता में विश्वास रखना। और क्राउन, किंगशिप जैसे शब्द इसे एक शाही दर्जा देते हैं। हाँ, जैसे व्यक्ति अपने जीवन का, अपने चरित्र का मालिक बनता है। ये आत्मनियंत्रण, उद्देश्यपूर्ण जीवन और लगातार आत्म सुधार का आह्वान लगता है। और जैसा कि बात हुई, ये सब 1909 के न्यू थॉट आंदोलन के संदर्भ में काफी हद तक समझ आता है। सही कहा, जहां व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, सोच का नजरिया और आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर था। हाँ, उस जमाने की यही भावना थी। बिल्कुल, व्यक्तिगत प्रयास, आत्मानुशासन, चरित्र की मजबूती, अपनी किस्मत खुद गढ़ना, इन विचारों को बहुत महत्व दिया जाता था। बेशक ये सिर्फ शब्दों पर आधारित एक अंदाजा है, पूरी किताब शायद और भी कई परतें खोले। तो चलिए आज की इस अनोखी खोजबीन को यहाँ रोकते हुए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। 1909 के इन शब्दों से उभरती व्यक्तित्व की ये धारणा, जिसमें व्यक्तिगत संघर्ष, आत्मनियंत्रण, अंदरूनी शक्ति और खुद से कमाया गया ताज पर इतना जोर है, आज एक सदी से भी ज्यादा समय बाद, आज के समय में जो हम व्यक्तित्व को समझते हैं, उससे ये कितनी अलग या समान है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज हम अक्सर व्यक्तित्व को सामाजिक रिश्तों, समुदाय में भूमिका, सहयोग, सहानुभूति, इन सब के संदर्भ में भी बहुत देखते हैं। हाँ, बिल्कुल।
जॉर्डन की इस लिस्ट में फ्रेंडशिप यानी मित्रता शब्द है जो रिश्तों के महत्व को दिखाता है, लेकिन व्यक्तिगत संघर्ष बैटल, आत्मशासन किंगशिप और अंदरूनी यात्रा सोल हार्ट हंगर वाले शब्द कहीं ज्यादा हावी लगते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या व्यक्तित्व का वो ताज जिसे जॉर्डन ने इतनी अहमियत दी, वो मुख्य रूप से अकेले ही पहना और साधा जाता है, या आज की हमारी समझ में क्या वो ताज दूसरों के साथ हमारे रिश्तों, हमारे समुदाय और हमारी आपसी निर्भरता के धागों से मिलकर ज्यादा पूरा और सार्थक बनता है? मतलब जॉर्डन के शब्द हमें व्यक्तिगत शिखर और आत्मविजय पर ध्यान दिलाते हैं। हाँ, लेकिन क्या वो शिखर दूसरों से गहरे जुड़ाव के बिना वाकई पाया जा सकता है, या अगर मिल भी जाए तो क्या वो उतना अर्थपूर्ण होगा? इस पर सोचा जा सकता है।